नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय पर 14 मई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी विस्तार से जानकारी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रस्तावित हनुमानगढ़ दौरे की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी। शनिवार को आयोजित हुई 4 मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक। सिंचाई पानी की मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसान सोमवार को करेंगे मुख्य अभियंता का घेराव। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हर्षोल्लास से मनाया गया मदर्स डे। सैन समाज की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। जिले में 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में एडीआर सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर ने विस्तार से जानकारी दी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश में 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संदीप कौर की ओर से शनिवार को न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बैठक में प्राधिकरण सचिव संदीप कौर ने बताया कि इस लोक अदालत में दांडिक शमनिक प्रकरण, चेक से संबंधित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, मोटर वाहन दुर्घटना दावा के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स, सभी प्रकार के राजस्व मामले, वाणिज्यिक विवाद आदि को शामिल किया जाएगा। इनके साथ ही बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण के विवाद, सहकारिता संबंधी विवाद, परिवहन संबंधी विवाद, स्थानीय निकाय के विवाद, रियल एस्टेट संबंधित, रेलवे क्लेम संबंधित विवाद, अन्य कर संबंधी विवाद, उपभोक्ता विक्रेता सेवा प्रदाता के मध्य विवाद, सिविल मामले, अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों, आयोगों, मंचों, अथॉरिटी, प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं, इन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में शामिल किया जाएगा। सचिव संदीप कौर ने बताया कि इस बार प्राधिकरण का ज्यादा ध्यान प्री लिटिगेशन प्रकरणों पर है। प्री लिटिगेशन प्रकरण उस श्रेणी के प्रकरण है जिसमें अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, न तो दीवानी और न ही फौजदारी। इसमें प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन के माध्यम से शुरू होता है, दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है, दोनों में समझाइश की जाती है। यदि समझाइश से किसी एग्रीमेंट तक पहुँचते हैं तो अवार्ड पारित किया जाता है। सचिव संदीप कौर ने बताया कि जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, BSNL, नगर परिषद में रिकवरी के कई मामले लंबित है। उसके संबंध में प्री लिटिगेशन मामले नेशनल लोक अदालत में रेफर करने के लिए मीटिंग की है। उन्होंने बताया कि व्यापारिक संगठनों के साथ वार्ता भी की है ताकि उनके ऐसे विवाद जो प्री लिटिगेशन के तौर पर निर्धारित हो सकते हैं उसे भी इस लोक अदालत में रेफर किया जा सके। सचिव संदीप कौर ने जिले के उन नागरिकों से अपील की है कि जिनके केस कोर्ट में लंबित है। तो फौजदारी के शमनीय प्रकरण होते हैं जो राजीनामा के मामला, जिसमें हम ज्यादा फोकस रिकवरी केसेस पे करते हैं। रिकवरी के अलावा 138 के चेक के जो प्रकरण है वो भी राजीनामा योग्य है, उनको भी लोक अदालत में रेफर किया जाता है। MCT के प्रकरण, पारिवारिक मामला, तलाक को छोड़कर इस बार हमने एक एफर्ट की है कि जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। प्री लिटिगेशन वो स्टेज है जिसमें हम दावा नहीं दायर करते, फौजदारी केस नहीं किया जाता। उससे पहले की जो स्टेज है लिटिगेशन यानी कि वाद विवाद, उससे पहले ही प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक आवेदन के तौर पर पेश किया जाता है। फिर हम नोटिस देकर दूसरे पक्ष को बुलाते हैं, दोनों की समझाइश की जाती है और प्री लिटिगेशन की जो ये प्रक्रिया है इसमें अगर समझाइश से विवाद सुलझ जाता है तो एक अवार्ड भी पारित होता है। वो अवार्ड एक सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह है। तो इस बार हमने प्री लिटिगेशन को जब फोकस में लिया तो हमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी बहुत सारी रिकवरीज बकाया हैं, नगर परिषद का भी हाउस टैक्स है, नगरीय विकास कर है, फिर ये जलदाय विभाग है, विद्युत विभाग है, इन सब के बहुत सारे पेंडिंग बिल्स हैं, BSNL के हैं जो रिकवरी जमीन की पेंडिंग होने की वजह से डिपार्टमेंटल कार्रवाइयाँ प्रभावित हो रही हैं। ऑनरेबल रालसा के निर्देशानुसार और आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब श्री संजीव माधो जी के मार्गदर्शन में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे यूजुअल क्लासेस जो हम पर्टिकुलर 138 रिकवरी सूट्स, फैमिली मैटर्स, MSCT के केस, इन सब के अलावा राजस्व प्रकरण भी रेफर कर रहे हैं। और ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो लास्ट मार्च में हुई थी उसमें भी हमने ये शुरुआत की थी इनको रखने की। इस बार हमारा प्राइम फोकस प्री लिटिगेशन केसेस पर है।
प्री लिटिगेशन केसेस वो कैटेगरी ऑफ केसेस है जिसमें अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ना तो दीवानी ना ही फौजदारी, और इसमें प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन के माध्यम से शुरू होता है। हम दूसरे पक्ष को बुलाते हैं, दोनों की समझाइश करते हैं, और यदि समझाइश से किसी अग्रीमेंट तक पहुंच जाते हैं तो इसमें अवार्ड पारित किया जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह ही होती है। तो ये जो है हमारे डिपार्टमेंट्स जैसे जलदाय है, विद्युत विभाग, BSNL, नगर परिषद, इनमें बहुत सारे बकाया रिकवरी के मामला पेंडिंग है। इस बार नगर परिषद का जो हाउस टैक्स है, नगरीय विकास कर, इस तरह के जो बकाया रिकवरीज इनकी पेंडिंग है, उसके संबंध में उनको प्री लिटिगेशन मामला नेशनल लोक अदालत में रेफर करने के लिए हमने मीटिंग भी की है। हमने जो कार्य योजना इस बार तैयार की है उसके तहत हमने प्रशासन, पुलिस, कलेक्टर साहब, SP साहब, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, बार संघ, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, नगर परिषद के EO साहब, इनके साथ मीटिंग्स की हैं। हमने बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज को भी साथ लिया है। इनके जो प्रॉब्लम्स आई थी लास्ट लोक अदालत में उसको भी टेकअप करते हुए, और जो हमें इनसे एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में उनको क्लैरिटी दी है। और आज हमने व्यापारिक संगठनों के साथ भी एक वार्ता की है ताकि अगर उनके कोई ऐसे विवाद जो प्री लिटिगेशन के तौर पे डिसाइड हो सकते हों उसको भी इस लोक अदालत में टेकअप किया जाए। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, और आपके माध्यम से पूरे हनुमानगढ़ के उन नागरिकों से जिनके केसेस कोर्ट में लंबित हैं या जो प्री लिटिगेशन के माध्यम से अपने केसेस का निस्तारण चाहते हैं, ये गुजारिश है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आप आगे आएँ ताकि हमारे जो देश का विकास है, जो रिसोर्सेज इसमें चले जाती है मुकदमेबाजी में, उसको हम प्रॉपर वे में चैनलाइज कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के प्रस्तावित हनुमानगढ़ दौरे की तैयारियों को लेकर शनिवार को जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की प्रस्तावित हनुमानगढ़ दौरे व भाजपा कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 4 मंडलों के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, भारत भूषण शर्मा, नगीना बाई, जुगल किशोर गौड़, पवन श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के हनुमानगढ़ दौरे को लेकर चर्चा करते हुए भाजपा कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने हनुमानगढ़ पर भरोसा किया है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहां आने का कार्यक्रम तय हुआ है। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 10 और 11 मई को हनुमानगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे हनुमानगढ़ में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जबकि 9 जिलों के पार्टी कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, जबकि 5 जिला कार्यालयों का भूमि पूजन करेंगे। क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता इसलिए सुखद अनुभूति महसूस कर रहे हैं कि देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे। कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। पूर्व मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम प्रताप ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के कार्यक्रम की विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से अपना दायित्व बखूबी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं के लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमानगढ़ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भारतीय किसान संघ में काम करता है, कोई विश्व हिंदू परिषद में काम करता है, कोई बजरंग दल में काम करता है, उन लोगों को भी सूचना दे कर ले उद्घाटन। तो अपने घर का उद्घाटन है, इसमें अपने विविध संगठनों के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब तक सूचना पहुंचे, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। कुछ लोग निष्क्रिय बैठे हैं लेकिन अपने मीटिंगों में नहीं आते हैं, उनके पास भी जाकर के निवेदन करें कि अपने घर का उद्घाटन है, आपकी नींव रखी हुई है इस पार्टी की, इसलिए आप भी चलें और इस कार्यालय उद्घाटन में अपना सहयोग दें। इस प्रकार ये कार्य आज और कल 2 दिन में कोई कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में ऐसा नहीं हो कि बगैर सूचना के रह जाए। और अन्य जो ड्यूटियां हैं वह भी डॉक्टर साहब बोलेंगे, उसके बाद हम सभी बैठ करके उस ड्यूटियों का बंटवारा करेंगे, अलग अलग काम बांटेंगे। इसलिए कोई भी कार्यकर्ता इस मीटिंग, जब तक हम ये नहीं कहते कि मीटिंग समाप्त है, तब तक कोई भी कार्यकर्ता इस हॉल से बाहर नहीं जाए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर पार्टी का कार्यालय है, उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और इसके साथ साथ 9 और जिले हैं उनमें भी साथ में यहीं से किया जाएगा और 5 जिले हैं उनका काम शुरू करने के लिए वो भी यहीं से किया जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है
और एक किस्म का पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए उनका मान और सम्मान है कि राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर हैं। हनुमानगढ़ जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष थी 10 और 11 तारीख को आ रहे हैं। आपने पूछा भाई कार्यक्रम यहाँ क्यों तय हुआ, तो मैं तो कम से कम हनुमानगढ़ जिले के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के भरोसे कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम पर भरोसा किया, क्योंकि उस दिन 9 जिलों का वर्चुअल और हमारा फिजिकल और 5 जिला कार्यालयों का भूमि पूजन होगा। तो हम सब हनुमानगढ़ जिले के कार्यकर्ता तो एक सुखद अनुभूति का महसूस करें कि राष्ट्रीय इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया हम सब कार्यकर्ताओं के बीच आ रहे हैं। हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा और उनका स्नेह भी मिलेगा। और कार्यक्रम तो 10 तारीख शाम से ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन 11 तारीख को सुबह 10:15 बजे जिला कार्यालय का शुभारंभ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और उसके बाद भद्रकाली माता जी मंदिर भी दर्शन करेंगे और हम सब कार्यकर्ताओं को भी कराएंगे। और उसके बाद अंतिम जो कार्यक्रम है वो गुरुद्वारा साहिब सुखा सिंह मेहताब सिंह जाएंगे और उसके बाद वापसी रवाना होंगे। स्वागत का पूछा पहले इन्होंने, तो स्वागत 10 तारीख को शाम को 6 बजे जो 8 नंबर चुंगी मक्का सर के पास जो पुरानी 8 नंबर चुंगी अपने कहते हैं, वहाँ हनुमानगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता द्वारा भव्य स्वागत करके और एक वाहन रैली के द्वारा उनको राजवी पैलेस तक ले जाया जाएगा और 11 तारीख को फिर कार्यालय का उद्घाटन और ये कार्यक्रम रहेगा। सिंचाई पानी की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के समक्ष चल रहा भाखड़ा क्षेत्र के किसानों का धरना शनिवार को 6ठे दिन भी जारी रहा। भाखड़ा क्षेत्र को पूरा पानी दो, पानी दो, पानी दो। भाखड़ा क्षेत्र को पूरा पानी दो, पानी दो, पानी दो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों और सिंचाई विभाग के मध्य ठनी हुई है। पिछले 6 दिनों से जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग के समक्ष भाखड़ा क्षेत्र के किसानों का आंदोलन चल रहा है। शनिवार को आंदोलन का 6ठा दिन था। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि पिछले 1-1.5 माह से लगातार सिंचाई विभाग को पानी की मांग को लेकर अवगत करवाया जा रहा है, मगर सिंचाई विभाग अपनी गलत नीतियों के कारण किसानों की फसलों को उजाड़ने पर तुला हुआ है। उन्होंने कहा कि सोमवार को सिंचाई विभाग तथा किसानों के बीच आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की टोलियां आसपास के क्षेत्रों में जाकर आंदोलन के संदर्भ में किसानों को जानकारियां दे रही हैं। सोमवार को तमाम किसान धरना स्थल पर एकत्रित होकर सिंचाई विभाग का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद किसान पानी को लेकर आंदोलन कर रहा है, मगर सिंचाई विभाग किसानों की जरूरत और भावनाओं की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोमवार 9 मई को हजारों किसानों के धरना स्थल पर जुटने की संभावना है। आज हमारा लगातार 6ठा दिन है और वैसे तो महीने से लगे हुए हैं और सोमवार 9 तारीख को आर पार की लड़ाई है। अब हम यहाँ थोड़े से किसान डटे हुए हैं, बाकी सारी हमारी टीमें हैं, वो मतलब 8-10 टीमें बनी हुई हैं। वो प्रत्येक भाखड़ा गांव में जाकर और ये संदेश दे रही है कि भी अपने हक का पानी है वो हम लेकर ही रहेंगे। कल 6 तारीख को प्रोग्राम था, 1500, 1800, 2000 लगभग किसान आए थे और वो हर एक किसान ये प्रण लेकर गया है कि मैं 10 किसान लेकर आऊँगा। तो मेरे अंदाजे से 8-10 हज़ार की भीड़ होगी और हम निश्चित रूप से हमारी लड़ाई जीत कर और हमारे हक का पानी 9 तारीख को लेकर ही जाएंगे। हम 6 दिन से लगातार कर्मी मार्गदर्शन पर बैठे हुए हैं यहाँ। तो ये पिछला अपना हुआ था पंडाल, बड़ी संख्या में किसान आए और 9 तारीख को भी आप कोशिश करके हमारी कर्मी मार्गदर्शन को आने की कृपा करें। शनिवार को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में मदर्स डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जंक्शन स्थित रोज वैली स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जिला मुख्यालय पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में मदर्स डे श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जंक्शन स्थित रोज वैली स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती काजल किरण ने बताया कि बच्चे भावनात्मक रूप से माँ से जुड़े हुए होते हैं। बच्चे माँ की किस तरह इज्जत करें और किस तरह माता के गुणों को अपने व्यक्तित्व में समाहित करें, आज कार्यक्रम के जरिए बच्चों में यही संस्कार पैदा करने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि आज मदर्स डे है और हम सबका जीवन माता के चरणों से शुरू होकर माता पर ही जाकर खत्म होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वो अपनी माँ की दिलो जान से रिस्पेक्ट करें।
आज रोजवैली पब्लिक स्कूल में मदर्स डे पे, मातृ दिवस के अवसर पे बच्चों ने मदर्स डे के ग्रीटिंग्स बनाई हैं। एक छोटी सी प्रस्तुति भी बच्चों ने तैयार की अपनी अपनी मदर्स को समर्पित करने के लिए। टीचर्स ने बहुत मेहनत की, बच्चों को आज के दिन का महत्व भी बताया गया, जिसमें बच्चों को माँ की रिस्पेक्ट करना, माँ के गुणों को अपने अंदर समाहित करना, इस तरह की चीज़ें हमने कोशिश की है जिससे कि बच्चे अपनी मदर्स को समझें भी, उनको सपोर्ट भी करें, रिस्पेक्ट भी करें। क्योंकि कहा गया है माँ से ही दुनिया की शुरुआत है और माँ पे ही दुनिया ख़त्म हो जाती है। माँ के चरणों के नीचे ही जन्नत है। तो आज जो हमारा ये दिन है वो सभी मदर्स को, सभी माताओं को समर्पित है। माँ जन्म देने वाली है, साथ में हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देती है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। 14 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत से पूर्व दोनों पक्षों में राजीनामे के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज डोर स्टेप काउंसलिंग के जरिए 2 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश में 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत में अधिकाधिक निस्तारण हेतु जिला मुख्यालय सहित अन्य स्थानों पर प्री काउंसलिंग एवं डोर स्टेप काउंसलिंग अर्थात प्रकरण के पक्षकारण के मध्य समझाइश वार्ता की जा रही है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर न्यायालय परिसर में सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश अमरचंद सिंघल तथा विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती संदीप कौर द्वारा डोर स्टेप काउंसलिंग की गयी। उक्त डोर स्टेप काउंसलिंग पारिवारिक न्यायालय एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के लंबित प्रकरणों के पक्षकारण के मध्य की गई। इस दौरान अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के 2 प्रकरणों में काउंसलिंग करते हुए समझाइश के प्रयास किए गए, जो कि सफल रहे। दोनों प्रकरणों में राजीनामा संभव हो सका। प्रकरणों के पक्षकारों को फूलमाला पहनाकर एवं गले मिलाकर न्यायालय से रवाना किया गया। श्रीमती संदीप कौर ने बताया कि उक्त दोनों सफल प्रकरणों को अब आगामी नेशनल लोक अदालत में 14 मई में रेफर किया जाएगा। समझाइश के पश्चात उपस्थित आमजन को नेशनल लोक अदालत में अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों को रेफर करवाने हेतु प्रेरित करते हुए अवगत करवाया कि इस लोक अदालत में किन किन मुकदमों का समावेश किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु हम लोगों की समझाइश करते हैं। इसके लिए हम प्री काउंसलिंग और डोर स्टेप प्री काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। प्री काउंसलिंग में लोगों को हम ये बता दें कि राजीनामा करने का क्या फ़ायदा है, उनका समय बचता है, धन की बचत होती है और जो लंबी प्रक्रिया के माध्यम से वो गुजर के अपने केस को अंतिम स्टेज तक लाते हैं, उससे वो बच सकते हैं। हमारे द्वारा डोर स्टेप काउंसलिंग का एक कैंप हनुमानगढ़ पंचायत समिति न्यायालय परिसर में लगाया गया था। इसमें हमारी समझाइश के बाद 2 प्रकरणों में राजीनामा हुआ। दोनों पक्षकारान आपसी रजामंदी से इस स्टेज पर पहुंचे कि उन्होंने अब मुकदमे को आगे नहीं चलाना है और वो राजीनामा के तहत मुकदमा ख़त्म करना चाहते हैं। इस समझाइश की प्रक्रिया में मैं और हमारे एक सीनियर रिटायर्ड जज साहब हैं अमरचंद सिंघल साहब, हम दोनों ने बैठकर समझाइश की थी। हमने मैट्रिमोनियल केसेस में भी समझाइश की।
खैर उसमें समझौता नहीं हो पाया, पर हम इस हद तक पहुंच गए कि लोग ये बात समझने में सफल हुए कि शायद आने वाले टाइम में वो एक दो बार और बातचीत करेंगे और उनका मुकदमा वापस देने का वो फैसला करेंगे। राजीनामा हुआ वो मारपीट के मामला थे और दोनों पक्ष इस बात पे रजामंद हुए कि हम आगे एक दूसरे के प्रति कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहते, और वो ये भी समझ गए कि क्योंकि हम पड़ोसी हैं, एक ही गांव के हैं, तो ग्राम पंचायत में सौहार्द का वातावरण बने, इसलिए उन्होंने अपने केस को खत्म करने का फैसला कर लिया। सैन समाज की नवगठित कार्यकारिणी का शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। 27 अप्रैल को मनाई गई सैन जयंती के अवसर पर मनोनीत किए गए समाज के पदाधिकारियों का आज जंक्शन स्थित सैन धर्मशाला में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष गजेंद्र गहलोत ने बताया कि सैन जयंती के दिन केवल मात्र अध्यक्ष का मनोनयन किया गया था। आज उन्होंने सचिव तथा कोषाध्यक्ष का भी मनोनयन कर शपथ ग्रहण करवाई गई। उन्होंने बताया कि कृष्ण जाखड़ को कोषाध्यक्ष तथा ओम प्रकाश दिनोदिया को सचिव बनाया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 22 लोगों को कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया। अध्यक्ष गजेंद्र गहलोत ने बताया कि भविष्य में सैन समाज द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों को लेकर आज रूपरेखा तैयार की गई। शीघ्र ही धर्मशाला में करवाए जाने वाले विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जाएगा। नेता की समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा, ईश्वर मेरी रक्षा करे। आज तो अध्यक्ष पद का चुनाव तो हमारा 27 तारीख को हो गया था। आज शपथ ग्रहण और कार्यभार ग्रहण का प्रोग्राम था, जिसमें अध्यक्ष के द्वारा कोषाध्यक्ष श्री विजय कृष्ण जाखड़ और सचिव श्री ओम प्रकाश जी दिनोदिया को नियुक्त किया गया है, और इसके अलावा 22 और कार्यकारिणी के सदस्य हैं। पूरी कार्यकारिणी का आज शपथ ग्रहण भी किया गया है निर्वाचन अधिकारी श्री दयाराम जी के द्वारा, और लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया है श्री विजय कृष्ण जी जाखड़ के द्वारा। हाँ, उसमें उस सभा में सबने अपने अपने विचार रखे हैं, और आगे जैसे भी धर्मशाला का जो भी विकास कार्य करवाना है उसके हिसाब से जो भी रूपरेखा बनाई है, जैसे कोई मेन गेट है बनवाना है या कोई और उसमें कोई कार्य करवाना है, वो सारी बातों का आज विचार विमर्श किया गया है। सैन जयंती के अवसर पर गत 27 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ था, उसमें श्री गजेंद्र जी का चयन किया गया। इसके बाद इन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई है, जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें मुझे सचिव का दायित्व दिया गया है। तो आगामी हमारी योजना है कि सबको साथ लेकर टीम भावना की वर्क से काम करेंगे हम, ताकि समाज का उत्थान हो, और समाज के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है, अभी हम अंदाज़ा ला रहे हैं कम से कम अर्जेंट चाहिए 11-12 लाख रुपए में, तो उनकी व्यवस्था तुरंत हमें करनी है। तो इसके अनुसार ही हम कार्य योजना बना रहे हैं, ताकि आगे पैसे की कमी नहीं आए। ट्रैफिक पुलिस ने जंक्शन में श्रीगंगानगर फाटक के नजदीक नाका लगाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने पिछले कई दिनों से शिकंजा कसा हुआ है। इसी क्रम में यातायात नियमों की पालना न करने वाले चालकों पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार को यातायात पुलिस ने जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के नजदीक वाहन चालकों के चालान काटे। यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटने के साथ दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने आदि को लेकर सचेत भी किया गया। इस दौरान हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने, वाहनों के पंजीकरण संबंधी दस्तावेज साथ रखने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं चलाने के लिए वाहन चालकों से समझाइश की गई। छुट्टी के बाद स्कूल से घर लौट रहे छात्र छात्राओं के भी हेलमेट पहने बगैर दोपहिया चलाने पर चालान काटने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम की ओर से एसपी के आदेशानुसार यातायात नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर चलने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से स्कूलों में भी बच्चों को यातायात नियमों की पालना का पाठ पढ़ाया जा रहा है। नाबालिग बच्चों से वाहन नहीं चलाने व बालिग के दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मार्गों पर नाबालिग बच्चे दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में उनके माता पिता से भी अपील की जा रही है कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे थे, इसके अलावा स्कूलों में भी हनुमानगढ़ के जो भी स्कूल है उसमें यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा था। बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी कि आप लोग यातायात नियमों की पालना करें, अपने पेरेंट्स को बताएं ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में गंगानगर फाटक के पास वाहनों को चेक किया जा रहा है, और चेकिंग के दौरान जो दोपहिया वाहन चालक हैं हेलमेट नहीं लगा रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कुछ स्कूलों के बच्चे जहाँ मैं यातायात नियमों की शिक्षा देकर आया था वो भी बच्चे मिले हैं
और वाहन उनके सीज भी किए गए हैं। उन स्कूल के बच्चों के वाहन सीज किए गए हैं क्योंकि पहले ही कहा गया था कि जब तक कि 18 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते, ड्राइविंग लाइसेंस बन नहीं जाता है, हेलमेट उस वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। और यहाँ वाहन सीज किए गए हैं, 2 वाहन सीज किए गए हैं। इसके अलावा जो लोग हेलमेट नहीं लगा रखा था, अगर हेलमेट था तो वो स्कूटरी की डिक्की में है या शीशे पे टंगा हुआ है या फिर पीछे जो मैडम बैठे हैं उनको दे रखा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और समझाइश भी की गई है। बार बार यही कहा जा रहा है कि यातायात नियमों की पालना करें, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट एक सुरक्षा का कवच है और जो एक्सीडेंट सिर की चोट को बचाता है। इसके अलावा यहाँ देखा गया स्कूल की जो बच्चियाँ थीं, इलेक्ट्रिक बाइक थी, उनको भी रोका गया है, उनको बोला गया है कि आप लोग हेलमेट लगाएं। उन्होंने बताया कि इस पर हेलमेट लागू नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं है। जब एक्सीडेंट होता है तो किसी से पूछ कर नहीं होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक की बाइक पे है चाहे वो दूसरी बाइक पे है, जब गिरेगा तो हेड इंजरी होगा ही होगा। तो मेरा यही कहना है, यातायात प्रभारी होने के नाते हेलमेट लगाएं और हेड इंजरी को बचाएं ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। पूरा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।